वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनी स्टूडेंट्स हेल्पर। आज का हमारा टॉपिक है एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजिक पे प्लान्स। आज हम डिटेल में देखेंगे कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए पे प्लान यानी उनकी सैलरी और बेनिफिट्स का पूरा स्ट्रक्चर आखिर डिजाइन कैसे करती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन आखिर है क्या और इसमें क्या क्या शामिल होता है। आमतौर पर इसको हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। पहली ब्रांच है डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स यानी वो पैसा जो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है, जैसे आपकी बेसिक फिक्स्ड सैलरी, सेल्स पर मिलने वाले कमीशंस और सेल्स के आखिर में आने वाले बोनसेस। और दूसरी तरफ होती है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। ये डायरेक्ट कैश तो नहीं होता लेकिन इनकी वैल्यू किसी भी तरह कम नहीं होती, जैसे कि कंपनी की तरफ से मिलने वाली हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या ऐसी ही दूसरी बड़ी फैसिलिटीज। अब एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक पे प्लान बनाते वक्त सिर्फ सैलरी पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि 6 अहम एलिमेंट्स मिलाकर इसकी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाई जाती है। इसमें टाइम ऑफ यानी एम्प्लॉयज को मिलने वाली वेकेशंस शामिल हैं, और जियोग्राफिक इक्विटी मतलब आप किस इलाके में काम कर रहे हैं वहाँ के हिसाब से पे बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। इसके अलावा ओवर टाइम और शिफ्ट्स का ठीक हिसाब रखना, और सबसे जरूरी बात सिमिलर पे फॉर सिमिलर जॉब यानी एक जैसे काम के लिए सबको बराबर और फेयर पे मिलनी चाहिए। साथ ही एम्प्लॉय की अच्छी परफॉर्मेंस और उनकी वफादारी यानी टेन्योर को रिवॉर्ड करना और प्रमोशंस को ठीक से डिजाइन करना भी इस प्लान का लाजमी हिस्सा है। अपने कॉम्पनसेशन प्लान को कम्प्लीटली और लीगली ठीक से चलाने के लिए आपको ध्यान से समझना होगा कि एग्जेम्प्ट और नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज में आखिर फर्क क्या होता है। एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज वो होते हैं जिन पर ओवर टाइम पे के रूल्स लागू नहीं होते। इनको एक फिक्स्ड और स्टेडी सैलरी मिलती है, चाहे वो हफ्ते में कितने भी घंटे काम क्यों ना करें, जैसे टॉप लेवल के मैनेजर्स, डॉक्टर्स या लॉयर्स। दूसरी तरफ आते हैं नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज पर। इनके लिए लॉ क्लियर कहता है कि इनको कम से कम मिनिमम वेज मिलनी ही चाहिए, और अगर वो हफ्ते में अपने स्टैंडर्ड 40 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं तो उनको उन एक्स्ट्रा आवर्स के लिए ओवर टाइम पे करना लाजमी होता है, जैसे कैशियर्स या फैक्ट्री वर्कर्स। इन दोनों कैटेगरीज को ठीक से हैंडल करने और रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट्स एक बड़ा ही सिंपल 3 स्टेप का कॉम्प्लायंस प्रोसेस यूज करते हैं। सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना होता है कि आपके वर्कर का स्टेटस आखिर क्या है, क्या वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है या नॉन एग्जेम्प्ट में। दूसरा स्टेप ये है कि आप ओवर टाइम के रूल्स को बिल्कुल ठीक से फॉलो करें। जब आप ये दोनों काम ठीक से कर लेते हैं तो तीसरे स्टेप में इसका रिजल्ट फेयर पे और लीगल कॉम्प्लायंस की शक्ल में सामने आता है। ये बेसिक सा लगने वाला प्रोसेस एक्चुअली कंपनी को लाखों डॉलर्स के फाइन्स और किसी भी किस्म की बड़ी लीगल ट्रबल से बचाता है। अब यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि ओवर टाइम और मिनिमम वेज के रूल्स आते कहाँ से हैं। ये आते हैं फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट यानी FLSA से। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है जो 4 अहम चीजों को कंट्रोल करता है। मजदूर का एहतसाल रोकने के लिए मिनिमम वेज सेट करना, काम के मैक्सिमम आवर्स तय करना, ओवर टाइम पे के क्लियर रूल्स बनाना और चाइल्ड लेबर पर सख्त पाबंदी लगाना ताकि माइनर बच्चों से मुश्किल काम न करवाए जाएं। इस लॉ को पूरी तरह फॉलो करने के लिए किसी भी कंपनी के लिए लाजमी है कि वो अपने हर एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स का एग्जैक्ट ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रखे। और जानते हैं FLSA के अलावा भी कुछ बहुत अहम कवानीन हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशंस में वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, खास तौर पर जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आती है। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि उनके प्रोजेक्ट्स पर सब के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। मिसाल के तौर पर डेविस-बेकन एक्ट स्पेसिफिकली उन कंपनीज पर लागू होता है जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस और रिपेयर का ठेका लेती हैं, ताकि उन मजदूरों को फेयर वेजेस मिल सकें। बिल्कुल इसी तरह एक और एक्ट है वेल्च-हेले एक्ट। ये उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर लागू होता है जिनकी गवर्नमेंट के साथ $10,000 से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ये उन वर्कर्स के लिए मिनिमम पे और सेफ वर्किंग कंडीशंस को टोटली लाजमी बनाता है। तो आखिर इन सब कवानीन का मकसद क्या है?
सिंपल एक फेयर वर्क प्लेस यानी एक इंसाफ और बराबरी पर मबनी माहौल बनाना। इस साइकिल में और भी बहुत अहम रूल्स हैं, जैसे एरिसा जो आपकी रिटायर होने के बाद वाली पेंशन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इक्वल पे एक्ट जो मर्द और औरत के लिए बराबर पे इंश्योर करता है। इसी तरह एडीए और एडीईए जैसे लॉज हैं जो डिसेबिलिटीज और एज डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ खड़े होते हैं। और इसके बाद टाइटल 7 जो रेस, जेंडर या रिलीजन के नाम पर होने वाले किसी भी फर्क को सख्ती से रोकता है। इसके अलावा एफएमएलए जो एम्प्लॉयज को जरूरत के वक्त मेडिकल या फैमिली लीव लेने का हक देता है। चलिए पे स्ट्रक्चर्स की कैलकुलेशन में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और ओवर टाइम और शिफ्ट पे की लॉजिक को समझते हैं। जब एक एम्प्लॉय अपने स्टैंडर्ड 40 आवर्स की शिफ्ट से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम काम करता है तो जाहिर है उसको नॉर्मल रेट से ज्यादा ओवर टाइम देना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स क्यों करते हैं? ऐसी अनयूजुअल टाइम्स में काम करने के लिए वर्कर्स को अट्रैक्ट करने की खातिर एक्स्ट्रा शिफ्ट पे दी जाती है। किसी भी कंपनी के लिए ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से न सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट मैनेज होती है बल्कि ये भी इंश्योर होता है कि जब भी कंपनी को एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत हो उनका स्टाफ खुशी से अवेलेबल हो। और जैसे हमने पहले समझा था, कॉम्पनसेशन सिर्फ वो पैसा नहीं जो हाथ में आता है। छुट्टियां यानी एम्प्लॉय लीव भी इस कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लीव को एसेंशियली हम दो बेसिक कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। पहली पेड लीव और दूसरी अनपेड लीव। पेड लीव में वो छुट्टियां आती हैं जिनमें एम्प्लॉय आराम तो करता है लेकिन उसको पैसे पूरे मिलते हैं, जैसे वेकेशन, हॉलीडेज या सिक लीव। और अनपेड लीव वो होती है जब एम्प्लॉय छुट्टी तो जरूर लेता है लेकिन उनको उस दिन के पैसे नहीं मिलते। अब भले छुट्टी पेड हो या अनपेड, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों एम्प्लॉय की ओवरऑल अर्निंग्स और उसके बेनिफिट्स पर डायरेक्ट असर डालती है। किसी भी कंपनी के पे प्लान्स में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मसला अक्सर देखने को मिलता है जिसे एचआर की जुबान में सैलरी कंपैरिजन कहते हैं। अब ये होता कब है? ये तब होता है जब मार्केट में सैलरी रेट्स हाई होने की वजह से आपको आजकल के नए एम्प्लॉयज को हायर करते वक्त बहुत ज्यादा पे देनी पड़ती है। लेकिन जो आपके पुराने एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स होते हैं उनकी पे उस रेट से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से मार्केट बढ़ चुकी होती है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो आपके पुराने और वफादार वर्कर्स हैं वो सैलरी कंप्रेशन की वजह से सीवियरली डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनका कंपनी छोड़कर जाने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये किसी भी एचआर मैनेजर के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो सैलरी डिसाइड करते वक्त बहुत अहम है वो है ज्योग्राफी यानी लोकेशन। मिसाल के तौर पर अगर ऑफिस किसी बड़े महंगे शहर में है जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है यानी रेंट और खाना पीना काफी महंगा है तो ऑब्वियसली वहाँ बेसिक सैलरी बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी ताकि एम्प्लॉय अपना स्टैंडर्ड ठीक से मेंटेन कर सके। लेकिन इसके बरक्स अगर कंपनी किसी ऐसी लोकेशन में है जहाँ इजीली वर्कर्स मिल जाते हैं और जॉब डिमांड कम है तो मार्केट रेट ऑटोमेटिकली लोअर सेट होता है और कंपनी को कम पैसे देने पड़ते हैं। तो बेसिकली आपकी लोकेशन आपकी सैलरी को डायरेक्ट कंट्रोल कर रही होती है। आखिर में बात आती है करियर ग्रोथ की। देखिए सिर्फ बेसिक सैलरी काफी नहीं होती। एक अच्छे और आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय को फाइनेंशियली और मेंटली मोटिवेट रखने के लिए टाइम के साथ साथ प्रमोशंस और सैलरी इंक्रीजेस लाजमी है। लेकिन यहाँ एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट को बैलेंस रखना पड़ता है। आपको अपने बेस्ट परफॉर्मर्स को उनकी मेहनत पर रिवॉर्ड भी करना है और साथ ही ये भी देखना है कि कंपनी का एक्सपेंस बजट कंप्लीटली कंट्रोल में रहे और बाकी सब एम्प्लॉयज को ये सिस्टम 100% फेयर और ट्रांसपेरेंट लगे। तो आज के लेक्चर में हमने स्टेप बाय स्टेप ये समझा कि एक स्ट्रेटेजिक पे प्लान आखिर किन बुनियादी रूल्स और कवानीन पर बनता है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म होता है। अगर लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।